दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। गिरावट हो रही है लेकिन फिर बाद में निचले लेवल से खरीदारी भी देखने को मिल रही है। एक तरह से 40 का एक सपोर्ट इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने कुछ स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जिसमें सुज़लॉन भी शामिल है। यानी रिटेल इन्वेस्टर अभी भी सुज़लॉन पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने एक नया इतिहास रचा है। पूरी अपडेट क्या उसको जानेंगे। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इसका मकसद क्या है उसको भी जानेंगे। और आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर जो इस समय आप देखें ग्लोबल बाजार में देखें तो इस समय फ्यूल का संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा समय पे, जिसकी वजह से क्या विंड एनर्जी सेक्टर को कुछ फायदा होगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 41 पर क्लोजिंग है आज। 0.99% यानी लगभग 1% की गिरावट के साथ आज बाजार ने क्लोजिंग दी है सुजलॉन में। तो ये देखिए, शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 41.49 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग 41.41 के आसपास थी। इंट्राडे में आज 42.23 का हाई भी बना, लेकिन बिकवाली आ गई। ऊपर के लेवल से दबाव बना, क्योंकि लोग अभी डर रहे बाजार में। सबको लगता है कि जिस तरह से इस समय इजराइल, अमेरिका और ये देखो कि ईरान का युद्ध चल रहा है, ये किस मोड़ पे जाएगा किसी को नहीं पता। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल हो चुकी है। ईरान लगातार बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्री पे अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से एक माहौल निगेटिव बन गया है। फ्यूल की प्रॉब्लम है, डॉलर जो है वो इस समय लगातार मजबूत बन रहा है रुपीज़ के सामने। तो ये सारी बातों की वजह से लोग यहाँ पे गिरावट हुई, जिसकी वजह से देखें तो ये 40.72 तक आ गया। अब आप देखिए कि 38 का इसका एक फ्रेश लो बना हुआ है, हाई 74 के आसपास है। अभी स्टॉक अपने निचले लेवल के आसपास ही दिखाई दे रहा है और बाजार में बहुत सारे स्टॉक ने 52 वीक के नए लो बना दिए। जो स्टॉक फंडामेंटली भी मजबूत है, लेकिन बाजार की इस गिरावट में उनको भी खराब कर दिया है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, इस महीने की शुरुआत में देखें तो आप देखें कि 2 तारीख को, मार्च को, यह 40 के आसपास था। इंट्राडे में 39 तक चला गया था। अब उसके बाद इसमें वही सिलसिला रहा। आप देखिए 39 की प्राइस जो है वो हमें 9 तारीख तक देखने को मिली। आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक 40 से 39 के आसपास ही रहा। इसमें हमें जो अच्छी बात देखने को मिली कि लगातार आप देखें तो इसने 40 के लेवल को दिन भर में छुआ है। सिर्फ ये जो आप देखें तो 9 तारीख को ही एक ऐसा दिन था जिसमें इसने 40 के लेवल को नहीं छुआ है, यानी 40 के लेवल को तोड़ा। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो हर दिन इसने कम से कम दिन में एक बार तो 40 को बिल्कुल छुआ है, आप देख ही सकते हो। यानी एक सपोर्ट पर पहुंचा स्टॉक। उसके बाद सिर्फ एक 9 तारीख ऐसी रही जब इसने सपोर्ट को तोड़ा, परंतु 10 तारीख को फिर इसने सपोर्ट को प्राप्त कर लिया और आप देखें स्टॉक सीधा 41 पे पहुंचा इंट्राडे में। उसके बाद लगातार अगर आप देखें तो स्टॉक 40 के लेवल को छू रहा है, 40 के आसपास है। इसका मतलब क्लियर भी ये दिखाई दे रहा है ना कि ये स्टॉक को एक 40 रुपए का सपोर्ट मिला हुआ है। 40 से नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। यानी यहाँ से अगर बाजार संभलेगा तो ये 40 तक फिर आ सकता है। ये अच्छी बात है सुजलॉन के लिए। एक तरह से हमें ये पता चला है कि बाजार थोड़ा-सा अगर रिकवर होगा तो यहाँ से ये बहुत अच्छा कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, उसकी वजह से विंड एनर्जी सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी यहाँ पे हलचल तेज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ है जिनमें इस समय आप देखें जो युद्ध की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से जो विंड एनर्जी काउंसिल है, यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से भी विंड एक्शन प्लान को लेकर तेज़ी शुरू हो गई है। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो मिडिल ईस्ट में इस समय युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो हमें आने वाले समय के लिए अपनी कमर कस लेनी है। गवर्नमेंट के साथ बोल के ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी को किस तरह से सपोर्ट दिया जाए, उस पे आगे बढ़ना है। यानी एक तरह से देखें तो इस समय पूरे विश्व के अंदर एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। जो आप देखें क्रूड ऑयल के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होता है, उसमें इस समय अब प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये रास्ते जो है, यह एक तरह से देख सकते हो कि विंड एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पे ये जो इमीडिएटली जो इस समय फैसला लिया गया, जिसमें देखिए बहुत सारी कंट्रीज जो इस समय इफेक्टेड है इस पूरे के पूरे ग्लोबल टेंशन की वजह से, तो उनका जो एक्सपोजर है फ्यूचर फॉसिल फ्यूल में, उसकी प्राइस शॉक्स को देखकर आने वाले समय किस तरह से इसमें से निकलना है। तो GWEC की तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में ये बातचीत चल रही है कि आने वाले समय पावर सोर्सेज को मजबूत करना है, विंड एनर्जी के लिए कुछ रास्ते छोड़ने हैं, जिससे विंड एनर्जी आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि विंड एनर्जी बिल्कुल तैयार है। विंड प्रोजेक्ट माध्यम से जो पावर सोर्सेज है वो हर ऊर्जा की ज़रूरत पूरा करने को तैयार है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो इस समय विंड एनर्जी काउंसिल सरकार से कह रही है कि जो भी प्रॉब्लम है इस सेक्टर के लिए उसको ख़त्म करे, कुछ नई पॉलिसीज़ को लेकर आए, और जो ग्रिड कनेक्टिविटी है उसको आसान करे, और फाइनेंसिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे, जिससे हम जल्द से जल्द हम आगे बढ़ पाए। लेकिन दूसरी तरफ एक जो अपडेट निकल के आ रही है वो इस सेक्टर के लिए निराशाजनक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे फिर से 1 गीगावाट का जो विंड एनर्जी का जो टेंडर लाने की प्रक्रिया में थी, उसको फिर से विचार कर रही है। यानी ये टेंडर भी लाना चाहिए या नहीं। तो ये देख सकते हो कि एक तो स्टील की प्राइस बढ़ गई है, जिससे देखिए इनपुट कॉस्ट बढ़ने की संभावना। तो जो बिडर्स है वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जो आप देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर में इस समय जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह बढ़ रही है, बिजली महंगी बन रही है, और सामने उतनी ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, सामने उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भी देखें तो सरकार ये सोच रही है कि क्या इस समय विंड एनर्जी के टेंडर लाने चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे जो सरकारी सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि 1 गीगावाट के टेंडर के लिए देखिए प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट को अभी शुरू करना चाहिए या नहीं, इसको लेकर सरकार में भी जद्दोजहद है। तो इससे पहले जो टेंडर लाए गए थे उसमें भी लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से सरकार इस समय थोड़ा-सा फूँक-फूँक के कदम रख रही है। तो यहाँ पे देखिए जो खबरें निकल के आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल है जो देखो कि इस समय सरकार की तरफ से वर्ल्ड बैंक के साथ में बातचीत चल रही है, किस तरह से फाइनेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए विंड सेक्टर के लिए, उसका कोई रास्ता निकालेंगे, उसके बाद में ही आगे बढ़ा जाएगा। वैसे अदानी ग्रुप ने नया इतिहास रच दिया। अदानी विंड एनर्जी ने रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन प्राप्त करके आप देखिए पूरे विंड मार्केट में अपना तहलका मचा दिया है। तो काफ़ी कम समय के अदानी ने यहाँ पे देखो कि टॉप 15 विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर में शामिल हो गए, बहुत पीछे से शुरुआत करके। 2025 में देखें तो इन्होंने 1.2 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त की है, और इस समय देखें तो पूरे ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑल टाइम हाई पे 169 गीगावाट पे पहुंच चुकी है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा भी है अदानी विंड का भी है। इस समय विंड एनर्जी सेक्टर में देखें तो अदानी के सपोर्ट की वजह से देख सकते हो कि पूरे विश्व के अंदर इंडिया है जो नंबर 2 पे आ गया। तो यूएस और जर्मनी को पछाड़ के इंडिया नंबर 2 पे आया। सिर्फ चाइना के बाद इंडिया ही अकेला नंबर 2 पे है, और इस वजह से देखें तो हमारा नेशन वाइड जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट के आसपास 2022 में जो 20 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो इस वजह से भी देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप लगातार तेज़ी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशली गुजरात में इन्होंने अपनी शुरुआत की है, काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट बढ़ा रही है। तो अदानी ग्रुप की वजह से देखें तो आने वाले समय सुज़लॉन को भी बेनिफिट हो सकता है। उनके लिए विंड टरबाइन का निर्माण कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अपनी बढ़ा रही है। नई एआई बेस नई फैसिलिटीज़ शुरू करने की तैयारी सुज़लॉन कर रही है। आने वाला समय सुज़लॉन के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अभी बाज़ार गिरा है तो सुज़लॉन नीचे है, लेकिन फिर ये स्टॉक यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे इस गिरावट के मामले में 12 मिड कैप स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारा निवेश बढ़ा दिया है। रिटेल इन्वेस्टर और एफआई ने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। तो उसमें आप देखिए कोफोर्स में एफआई और रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में देखो कि एफआई और रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ चुकी है। एसीसी सीमेंट में आप देखें तो यहाँ पे एफआई और रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। सुज़लॉन एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे अभी देखो कि एफआई की होल्डिंग इंक्रीज हो गई है। ये देखो कि पहले 22.71% की होल्डिंग थी एफआई की, जो 23.73% पर आ चुकी है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी देख सकते हो कि पहले 25.89% थी, जो बढ़ के 26.20% पे आ गई है। यानी रिटेल इन्वेस्टर ने और एफआई दोनों ने सुज़लॉन में खरीदारी की, एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है सुज़लॉन के। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जिनमें रिटेल इन्वेस्टर ने और एफआई ने निवेश बढ़ाया, ये कंपनियां आने वाले समय में बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।